हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर है जो उसका लेक्चर नंबर 2। तो कल का आपने लेक्चर देखा होगा, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, हम उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है। तो देखो, ये चीज़ समझने के लिए पहले आपको कल वाला जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बेसिक लेक्चर था। तो बेस बनाओ तो तब ही हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम सॉल्युबिलिटी। तो आप देखो, आज के लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसी होगी, क्या होगा, वो सब कुछ। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ हेनरीज लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 1-2। तो फिर हमारी आज की वीडियो ख़त्म। तो हो सकता है कि ये वीडियो 60 मिनट्स की हो जाए, 1 आवर की हो जाए। तो आपने बोर नहीं होना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है। और आज मुझे मूड जो है मेरा वो भी उतना ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर भी मैं आपको पढ़ाने की पूरी ट्राई करूँ। ठीक है। तो चलो अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ लिखोगे आप सॉल्युबिलिटी। ठीक है। देखो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, पहले वो चीज़ जो लिखी है वो साइड साफ कर लेते हैं उसको। ये हम साफ कर देते हैं। ठीक, आप देखो, पहले आप सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखो। लिख के पढ़ना जो है ना वो सही रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो वीडियो के बाद आपको तो भूलेगा ही। एक बार लिख लोगे तो आपको भूलने वाला नहीं है फिर आसानी से। ठीक है, चलो देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, इज इट्स मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट। ठीक, that can be dissolved, that can be dissolved, ठीक, in a specified amount of solvent, in a specified amount of solvent। ठीक, ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। अब आप देखो, ये जो सॉल्युबिलिटी की हमने डेफिनेशन लिखी है इसको समझने की ट्राई करते हैं। आप देखो, लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। आप देखो, सॉल्युबिलिटी का अगर हम अपनी लैंग्वेज में मतलब देखें कैसा मतलब होगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में कितनी सॉल्युबल होगी। सॉल्युबल का मतलब होता है कितनी घुल जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यही लिखा है इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स, यहाँ से पढ़ो, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हम ऐसे बोलेंगे कि उसका किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखो मैं बोलूँ, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज देखो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, एक ये बीकर है। ठीक, आप देखो इसमें भी सपोज जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 लीटर। इसमें भी सॉल्वेंट कितना है, 1 लीटर। ठीक, तो आप देखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ इसमें हम कोई चीज़ डिजॉल्व कर रहे हैं, सपोज कोई सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इस पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो सकता है, सपोज 100 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। ठीक,
तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इस 100 ग्राम पे डिपेंड करेगी। हम बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, मतलब आप बोलोगे इसमें 100 ग्राम सॉल्यूट हो सकता है, इसकी सॉल्युबिलिटी 100 है, ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोलो। अभी आपको आगे पूरा समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ इसमें मैक्सिमम 50 ग्राम डिजॉल्व होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 50, ऐसे याद रख लो, ठीक है। क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस या पार्टिकुलर सॉल्यूट जो होता है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना डिजॉल्व होता है उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई अगर मैक्सिमम 200 ग्राम डिजॉल्व होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी 200 हो गई, मैक्सिमम 300 होगा तो सॉल्युबिलिटी 300 हो गई। मैक्सिमम ऐसा होना चाहिए कि 100 ग्राम हो गया, उसके बाद अगर आप इसमें और ऐड करोगे तो वो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो और डिजॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। वो मैक्सिमम अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी। देखो यही लिखा है ना, इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना कोई सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, वो हम क्या बोलेंगे उसको, उसकी सॉल्युबिलिटी। आप देखो जो सॉल्युबिलिटी है इसमें हम कितने केसेस पढ़ सकते हैं, आप अगर देखो तो देखो, अगर मैं बोलूँ हम लिख रहे हैं यहाँ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक। देखो आप बताओ सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपको पता है सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो सकते हैं और सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितने सॉलिड इस लिक्विड में डिजॉल्व होंगे, मतलब सॉलिड सॉल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ, सॉलिड सॉल्यूट है तो लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। हम बोलेंगे इस केस में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट इस लिक्विड में डिजॉल्व होगा, ठीक। तो उस बेस पे हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे। इसी तरह आप देखो कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरे में डिजॉल्व करते हैं, तो हम देखेंगे मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक। तो गैसेस इन लिक्विड में आप देखो ये भी एक किस्म का सॉल्यूशन बनाते हैं, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम ये देख सकते हैं ना कि गैसेस कितनी सॉल्युबल है लिक्विड में, मतलब मैक्सिमम कितनी गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो सकती है। और देखो जैसे मैं बोल दूं हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है, जैसे मैं बोलूँ गैस इन सॉलिड, यहाँ भी हो सकता है। देखो गैस मैक्सिमम कितनी सॉलिड में डिजॉल्व होगी उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह गैसेस मैक्सिमम कितनी गैस जो है लिक्विड में डिजॉल्व होगी उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो इसी तरह देखो जितने टाइप के हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, हर किसी के केस में हम उनकी सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं सॉल्युबिलिटी तो चेक कर ही सकते हैं ना, हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम वो कितना डिजॉल्व होगा उसके अंदर। लेकिन आप देखो हर किस्म के सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्युबिलिटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें जो दिया हुआ है हमें किस किस की सॉल्युबिलिटी देखनी है, हमें एक देखना है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक, ठीक है। और दूसरा हमें देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक। आई समझ आपको। ये हमने कल सॉल्यूशंस पढ़े थे, सॉलिड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला हम क्या देखेंगे कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम क्या होती है सॉल्युबिलिटी, कैसे काम करती है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और दूसरा जब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको पता है मैंने बताया था गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कैसे करते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। उससे पहले आप एक लाइन यहाँ ऐड कर लो इसी सॉल्युबिलिटी में, कि ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, आप इसी में दूसरी लाइन एक ऐड कर लो। ये क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन, मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, एज वेल एज सॉल्वेंट। यहाँ लिखा है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, मतलब ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करती है। उसके बाद एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी क्या करती है सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ये हम इनमें एक एक करके देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है ना, कैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो आपको क्या याद रखना है, सॉल्युबिलिटी का बस ऊपर से मीनिंग ये होता है कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व होगा, मैक्सिमम कितना डिजॉल्व होगा, उसको क्या बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट सपोज 300 डिजॉल्व हो रहा है तो आप बोलोगे 300 सॉल्युबिलिटी है, अगर 200 हो रहा है मैक्सिमम तो बोलोगे 200, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी इसको साफ करते हैं। पहला देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स,
इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के बीच में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उस टाइम सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, आपको पता है जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक, इसकी एग्जांपल थी जैसे सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट को या नमक को किस में डाल दो, पानी में। ठीक है, आप देखो मुझे आज हंसी नहीं आ रही है, मेरा थोड़ा मूड ऐसे अलग सा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की ट्राई करूँगा, आज आप एडजस्ट कर लेना। ठीक, ओके चलो आप देखो यहाँ, इसमें आपको पहले कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, फिर आपको 3 पॉइंट के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरी गारंटी। देखो यहाँ आप देखो लिखा है व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट, यहाँ देखो लिखो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडिड कंटिन्यूसली। ठीक है, when a solid solute is added continuously to a liquid solvent, ठीक है, देखो बहुत सारी बुक्स देख के पढ़ के लेके आया हूं आपके लिए ताकि 100% आपको समझ आ जाए। द सॉल्यूट्स, एक बार लिख लो आप भी, द सॉल्यूट keeps on dissolving। ठीक है, solute keeps on dissolving and the concentration of solute keeps on increasing। ठीक है, keeps on increasing। this process is called, आगे लिखो, this process is called dissolution। आप देखो मेरे पास एक और भी ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पहले यहाँ लिख लूँ फिर आपको समझा दूँ, लेकिन वैसे आपको वीडियो क्या करनी पड़ेगी, ऐसे कभी पॉज करनी पड़ेगी, कभी कुछ ऐसे। एक फ़ायदा है कि आप क्या करोगे, सीधा वीडियो को आगे रखो, लगा लो और लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, जैसा 1 घंटा खत्म होगा आपकी पूरी क्लास खत्म। ठीक है, तो आपको आ भी जाएगा सब कुछ। ठीक, आप एक पॉइंट इसमें पहले देखो, इसको समझ लेते हैं। कैसे समझोगे, देखो यहाँ लिखा है व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडिड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट। देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, तो सॉलिड क्या होगा यहाँ, सॉल्यूट है ना, और लिक्विड क्या होगा, हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक, आपको पता है जब सॉलिड को लिक्विड में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने से वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होता जाता है। आप ऐसे समझो, सॉल्ट होता है ना, जो सॉल्ट नमक, उसको हम जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो वो होता जाता है। ठीक है, तो आप देखो वो जो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो आप बोलोगे उस वो जो सोल्यूशन बन रहा है ना पानी के बीच में, यहाँ देख लो आप ऐसे, पानी के बीच में जो सोल्यूशन बन रहा है, सॉल्ट यहाँ डिसॉल्व हो रहा है, तो ये होते होते क्या होगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट डालोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होता जाएगा। ये आपको मैंने कल बताया था। आप देखो यहाँ लिखा है व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडिड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब जब एक सॉलिड सॉल्यूट को हम एक लिक्विड सॉल्वेंट में कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं। ठीक, क्या होता है, सॉल्यूट कीप्स ऑन डिसॉल्विंग। सॉल्यूट क्या होता रहता है, इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता रहता है। ठीक है, देखो ना, जब डिसॉल्व करते रहोगे होता रहेगा। ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वहाँ किसमें, इसमें वाटर में, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्ट, मतलब सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। अभी आप इतना याद रखो, है ना। क्या बोला मैंने कि जब हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते रहते हैं, तो वो क्या होता रहता है, डिसॉल्व होता रहता है और कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है उसकी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इतना याद रखना, अभी आपको सब पता चल जाएगा। आप लिखो यहाँ, अल्टीमेटली अ स्टेज इज reached where no more solute dissolves at the given temperature, where no more solute dissolves, ठीक है, at the given temperature, at the given
टेम्परेचर। ठीक, आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, गेट सेपरेटेड आउट, गेट सेपरेटेड आउट। ठीक, आगे लिखो यहाँ, आपको बोर नहीं होना है, लिखने से बोर नहीं होना है, लिखना है आपको 100%, तभी आप कुछ कर पाओगे ना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, सॉरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि जब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को घोलते रहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या हो रहा है, सॉल्यूट घुल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहां लिखा है अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड, मतलब एक स्टेज आ जाएगा वेयर नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स एट द गिवन टेम्परेचर। देखो गिवन टेम्परेचर का मतलब है, सपोज ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, डाल रहे थे इसमें वाटर में, क्या डाल रहे थे, सॉल्ट, ये सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, पहले। तो अब देखो जब आप क्या करोगे, उसमें डिसॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक स्टेज ऐसा आएगा उस टाइम नो मोर, यहाँ देखो नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, उस टाइम और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते जाओगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि और सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, पूरे का पूरा हो जाएगा, सपोज 4 पैकेट नमक डिसॉल्व हो गए पानी में, 1 लीटर पानी में, तो अब कितने पैकेट होंगे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता 100 पैकेट नमक कि एक पानी में, एक गिलास पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं, एक टाइम आएगा कि वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड आउट। अब आप क्या करोगे, उधर से आप उसके बीच में डालोगे, यहाँ देखो उसके बीच में डालोगे डिसॉल्व करने के लिए, क्या डाल रहे हो, सॉल्ट, सॉल्ट ही तो सॉलिड है, सॉल्ट इसमें डिसॉल्व करने के लिए डाल रहे हो, इधर से ये सेपरेट आउट हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, इधर से डाल रहे हो, इधर से बाहर आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, और स्पीड से यहाँ से डाल रहे हो सॉल्ट इस बीकर में, और उसी स्पीड से यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, जब देखो स्टार्टिंग में तो डिसॉल्व होगा, लेकिन आस्ता आस्ता क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा उस टेम्परेचर के ऊपर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड आउट, सॉल्यूट पार्टिकल को क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल में यहाँ देखूँ मैं, अगर तो देखो यहाँ सपोज आपने वाटर लिया था और यहाँ आप क्या कर रहे थे, सॉल्ट डाल रहे थे, तो देखो आप सॉल्ट यहाँ से डाल रहे हो, है ना, पहले घुलता रहेगा, बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जिस स्पीड से आप सॉल्ट डाल रहे हो उसी स्पीड से यहाँ से सॉल्ट क्या आ जाएगा, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आई समझ आपको, तो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या चीज़, सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, और जब ये सेपरेट आउट होते हैं, आपको पता है सेपरेट आउट जब होंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है अब यहाँ से क्रिस्टल, वो जो आपने डाले वो बाहर आना स्टार्ट हो गए, मतलब क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गए, उधर से आप सॉल्ट डाल रहे हो, इधर से सॉल्ट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, आप मुझे बताओ, आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है ना, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ जिस स्पीड से आप यहाँ सॉल्ट घोल रहे हो, डाल रहे हो, उसी स्पीड से यहाँ से सॉल्ट बाहर आ रहा है, बताओ कुछ इक्विलिब्रियम है कि नहीं। यहाँ जिस स्पीड से सॉल्ट को आप घोल रहे हो उसी स्पीड से सॉल्ट यहाँ से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आप बोलोगे जो स्पीड से आप डाल रहे हो उसी स्पीड से बाहर आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, बोलोगे इक्विलिब्रियम। सपोज मैं बोल दूँ आपको a प्लस बी यहाँ से c बन रहा है, c प्लस डी बन रहा है। अब देखो यहाँ एक ऐसा साइन लगाते थे ना हम 11th में, ऐसा साइन, इस साइन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाला साइन। तो आप बोलोगे जिस स्पीड से यहाँ से ये बन रहा है उसी स्पीड से वापस ये बनना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, जिस स्पीड से आप सॉल्ट को अंदर डाल रहे हो इस बीकर के, उसी स्पीड से यहाँ से सॉल्ट बाहर आ रहा है। अब देखो इस पॉइंट को आगे देखते हैं, कैसे देखेंगे इसको। यहाँ आप रेड से एक मैं लाइन ऐड कर देता हूँ, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स। देखो अब क्या हो रहा है, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन becomes equal to rate of crystallization। देखो अभी जो मैंने आपको बताया, यहां लिखा है
अब और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब देखो, अब क्या हो गया, जितनी स्पीड से आप सॉल्यूट डाल रहे हो उतनी स्पीड से वो बाहर आ रहा है। तो आप बोलोगे नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व्स, अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन था, जो रेट का मतलब है स्पीड, ठीक। डिसोल्यूशन क्या था? घुलने वाला, घुलने वाली जो स्पीड थी वो किसके बराबर होगी? वो क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगी। मतलब जितनी स्पीड से आप उसमें घोल रहे हो उतनी स्पीड से बाहर आ रहे हैं क्रिस्टल बन के। तो यहाँ लिखा है कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब स्पीड ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगी, क्योंकि आप घुल रहे हो। तो हम बोलेंगे यहाँ दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज रीच्ड। अब क्या आ गया यहाँ? इक्विलिब्रियम आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। ये चीज़ इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप पढ़ते हो कहाँ 11th क्लास में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जाते जो स्पीड होती है, अगर उसी स्पीड से यहाँ से यहाँ वापस आना स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आ गया, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब आप देखो, इसको एक रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिक्स हो रहा था और क्या बन रहा था? बन रहा था सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होके क्या बन रहा था? सॉल्यूशन। और अब जब क्या हो रहा है, जब आप डाल रहे हो तो क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है उल्टा। तो आप बोलोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ऐसा एरो लगा दोगे ये। अब ये कौन सा है? ये एक ऐसी रिएक्शन टाइप लिख दी हमने कि यहाँ क्या हो गया? अब इक्विलिब्रियम आ गया। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पहले मिलके क्या बना रहे थे? सॉल्यूशन। अब उल्टा सॉल्यूशन में से ये निकल रहे, देखो सॉल्यूशन में से ये सॉल्यूट निकल रहा है, कभी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं ना। आप इतना याद रखो कि सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूट डाल रहे हो। तो ये देखो ना, सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो ना। तो अभी आप सॉल्यूट यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ से उल्टा ऐसी रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ से फिर ये हमें सॉल्यूट मिल रहा है। यही तो हो रहा है ना, आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो यहाँ से हमें सॉल्यूट मिल रहा है, फिर से क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। ये एक रिएक्शन अभी हमने यहाँ लिखी है। क्या लिखा है कि हम क्या कर रहे थे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे थे। हमने क्या कर दिया? बहुत मिक्स कर दिया। अब ऐसा टाइम आ रहा है कि यहाँ से यहाँ भी बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक। अब देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ एक लाइन, द सॉल्यूशन, ठीक है, एट दिस स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब क्या हो गया? देखो कैसे समझोगे, देखो आप देखो अभी क्या हो गया? अभी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? वाटर और सॉल्ट मिक्स कर रहे थे, सॉल्ट आप डाल रहे थे और उसी स्पीड से यहाँ से क्रिस्टल निकल के बाहर आ रहे थे। अब आप बोलोगे, ऐसा बोलोगे कि ये जो हम सॉल्यूशन बना रहे थे, इस सॉल्यूशन में अब और सॉल्ट नहीं घुल सकता। क्यों नहीं घुल सकता? आपको पता है सॉल्ट डाल रहे हो, उल्टा सॉल्ट यहाँ से बाहर आ रहा है, तो और सॉल्ट कैसे घुलेगा, है ना। तो आप बोलोगे वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व हो गया है, अब हो गया ना इसमें, तभी तो यहाँ से सॉल्ट बाहर आ रहा है। जैसे आप डाल रहे हो वहाँ से बाहर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें अब और घुल नहीं सकता, मैक्सिमम डिजॉल्व हो गया है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट अब डिजॉल्व हो जाए, मैक्सिमम क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, ठीक है। और अब और इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। कब बन गया? जब आप क्या कर रहे हो? सॉल्ट डाल रहे हो और उल्टा यहाँ से सॉल्ट क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। इस टाइम ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप देखो यही लिखा है, इस स्टेज पे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप खुद सोचो, देखो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी कि किसी सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना घुलेगा, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। आप अब देखो, जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उस टाइम अब वो स्टेज आ गया है जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है, ठीक। तो अब आप देखो, यही तो सॉल्युबिलिटी है। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया तो उस टाइम कौन सा सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? वही थी ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा, किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होगा, तो उसी को क्या बोला था? सॉल्युबिलिटी। आप देखो अब ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। तो अब आप इस लाइन में लिख लो, इस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ वो किस में हो गया? उसको क्या बोल दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब ये इसी पॉइंट को हम सॉल्युबिलिटी कैसे बोलेंगे? देखो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक।
आप देखो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को अगर आप एक बार समझोगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझोगे तो वो एक ही चीज़ बोल रहा है। सॉल्युबिलिटी भी यही बोल रही थी कि जब मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उस टाइम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी। तो अब आप देखो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उस टाइम भी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इस केस में सॉलिड इन लिक्विड के केस में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि अब उस सॉल्यूशन में फुल मिक्स हो गया है, सॉल्यूट टोटल मिक्स हो गया, जितना होना था हो गया, अब नहीं होने वाला, ठीक है। तो उस टाइम जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, सपोज मैं बोल दूं इस टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सपोज 200 ग्राम मिक्स हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अब 200 ग्राम मिक्स हो गया टोटल, तो बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 200 ग्राम, ठीक। तो हम बोलेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 200 ग्राम। अब आप देखो यहाँ सिर्फ ग्राम में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन बोला है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखो हमने क्या किया, हमने समझा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। तो आप बोलोगे जब एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजॉल्व होता है तो डिसोल्यूशन बोलते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है जब वो आप डिजॉल्व कर रहे हो यहाँ से उड़ रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आप देखो जब वो स्टेज आ जाता है, जब यहाँ से आप डिजॉल्व करते हो, यहाँ से बाहर आ जाता है सॉल्ट, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, उस टाइम हम ये बोलते हैं कि वहाँ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते थे पहले, अब सॉल्यूशन से ये उल्टा बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो इस केस में हम बोलेंगे कि अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, एक सॉल्यूशन बन गया, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूट की वो डिसॉल्व हुई होती है, मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब आप देखो हम पढ़ेंगे इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी, ठीक। अब आप इसको लिखो, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अभी आप देखो हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब जब हम क्या करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखते हैं उस टाइम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले यहाँ लिख के बताया था कि ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। इसको ग्रीन से लिख देते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है। आप देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट का क्या मतलब है, इस पे कैसे डिपेंड करता है। आप देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है घोलना है आपको। तो घोलने के लिए क्या होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में सिमिलर नेचर के होने चाहिए। आपको पता है केमिस्ट्री में दो चीज़ें होती है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। आपको पता है पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। अगर आप क्या करोगे यहाँ इस सॉल्यूट को क्या करोगे, पोलर लोगे, इसको भी पोलर लोगे तो वो घुलेगा। अगर इसको पोलर लोगे, इसको नॉन पोलर लोगे तो कभी नहीं घुलने वाला। तो इसी को देखते हैं। यहाँ आप लिखो इन जनरल, यहाँ लिखो पहले पॉइंट लिखो, इन जनरल, जनरली हम क्या देखते हैं कि अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड विच इज केमिकल। देखो अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड, ठीक है, विच इज केमिकली सिमिलर, ठीक है, विच इज केमिकली सिमिलर टू इट। हम देखते हैं कि एक सॉलिड उसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है जो लिक्विड उसके केमिकली सिमिलर हो, ठीक है। आगे देखते हैं पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। यहां आप लिख सकते हो पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvents, ठीक है, and non polar solutes dissolve in non polar solvents, ठीक, in non polar solvents, ठीक है। आप देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से
आपको पता है एक हमारे पास केमिस्ट्री में एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। वी कैन से लाइक डिजॉल्व्स लाइक। देखो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, इससे सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फैक्ट पड़ता है, आप इफेक्ट पड़ता है। आप देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आप ये देखोगे अगर सॉल्युबिलिटी होता है कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना घुल रहा है, तो घुलने के लिए तो दोनों का मैच होना चाहिए ना। अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ हो रही है, सॉल्यूट कुछ हो रही है, सॉल्वेंट कुछ हो रही है, तो आप कैसे घुलोगे, वो तो घुलेगा ही नहीं। तो आप देखो यहाँ लिखा है जनरली कैसा होना चाहिए, सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, मतलब वो जो सॉलिड जो आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, विच इज केमिकली, क्या लिखा है, और सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, मतलब एक सॉलिड उस लिक्विड में डिजॉल्व होता है, विच इज केमिकली सिमिलर टू इट, मतलब जो लिक्विड केमिकली उस सॉलिड के सिमिलर होगा। ठीक, जैसे मैं बोलूँ हमारे पास है सपोज वाटर, देखो इस बर्तन में हमारे पास वाटर है, वाटर होता है H2O। आपको पता है वाटर जो होता है वो कुछ आयनिक होता है। ठीक, वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी होती है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, कुछ किस्म का आयनिक है। इसमें अगर आप क्या करोगे, सॉल्ट डिजॉल्व करोगे, कौन सा, NaCl, है ना। तो आपको पता है वाटर भी क्या है, आयनिक, ये सॉल्ट कैसा होता है, ये भी क्या होता है, आयनिक, इसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं NaCl के ऊपर। तो ये सॉल्ट और इस वाटर का नेचर कैसा है, एक जैसा। ठीक, तो वही इन दोनों का केमिकल नेचर सेम है, तो इन दोनों, ये दोनों आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो उल्टा अगर मैं क्या करूं, यहाँ ये सॉल्ट है, इसका केमिकल नेचर है आयनिक, तो इसको मैं किस में डिजॉल्व करूंगा, C6H6 में, बेंजीन में। तो बेंजीन में ये डिजॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि बेंजीन जो है ऑर्गेनिक है, उसके ऊपर चार्ज तो है ही नहीं, तो इसके ऊपर चार्ज है, तो इसका और इसका केमिकल नेचर डिफरेंट है ना। तो ये किस में डिजॉल्व होगा, NaCl डिजॉल्व होगा वाटर में। उल्टा बेंजीन में कोई ऐसा डिजॉल्व होगा जिसके ऊपर, जिसका नेचर बेंजीन जैसा हो। ठीक, वही यहाँ लिखा है कि सॉलिड उसी में डिजॉल्व होता है, उसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है जिस जो उसके केमिकली नेचर, जिनका केमिकल नेचर सॉलिड जैसा ही हो, उसी लिक्विड में वो डिजॉल्व होता है। ठीक, जैसे लिखा है पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब जो पोलर सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, पोलर सॉल्यूट्स ऐसे सॉल्यूट होते हैं, देखो पोल वाले, पोल का मतलब चार्ज वाले, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, वो चार्ज वाले सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो किस में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में ही होते हैं। ठीक है, पोलर का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूट जिसमें पोल्स होते हैं, पोल्स का मतलब चार्ज होता है। ठीक, अब देखो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस केस में बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट होगा तो तभी वो क्या करेगा, उसमें घुलेगा। ठीक, ये फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। अब आप देखो दूसरा फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को ये इफेक्ट करता है। ठीक, दूसरा फैक्टर अगर आप देखो, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली चीज़ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम क्या देखेंगे, आप लिख लो एक लाइन पहले, आप यहां पहले लिखो कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक, सॉलिड्स इन लिक्विड्स इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंजेस, मतलब टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब अगर हम सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखें तो उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप लिखो कंसीडर द इक्विलिब्रियम, हमने अभी देखा था ना यहाँ, कंसीडर द इक्विलिब्रियम, हमने एक रिएक्शन टाइप लिखी थी, इक्विलिब्रियम था। वो क्या इक्विलिब्रियम था, कैसी रिएक्शन थी, आप बोलोगे अभी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, बोलो, बोला था ना आपने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के क्या बनते हैं, ऐसे करके इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं था अभी, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या है, हम इस इक्विलिब्रियम को ले रहे हैं क्या समझने के लिए, क्या समझने के लिए, बोलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए। आप देखो ये जो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है, इसमें हमारा एक इफेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल है ना, क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर मैं उसको यहाँ लिख दूँ तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये चीज़ हम पढ़ते हैं कहाँ, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वो हमारा यहाँ अप्लाई होता है। आपको पता है इस केस में हम पढ़ते हैं कैसा, कि सपोज A + B से क्या बन रहा है, C + D बन रहा है।
हम इसमें ऐसे पढ़ते हैं कि अगर हम क्या करें, यहाँ इस तरफ कुछ चीज़ को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ ये चीज़ घटना स्टार्ट हो जाए। आप देखो, अगर मैं ए को यहाँ बढ़ा दूंगा, ए को यहाँ में बढ़ा दूंगा, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी कि ये एक घटेगा। आप बोलोगे रिएक्शन इस तरफ जाएगी, तब जाके ये एक घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन उस तरफ जाती है। रिएक्शन हमेशा क्या करती है, फिर से इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। ठीक, तो आप देखो, अगर ए और बी को बढ़ा दोगे तो इस तरफ इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, डी को यहाँ से बढ़ा दोगे, सी को यहाँ से बढ़ा दोगे, तो रिएक्शन इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाती है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जिस तरफ जो है उसका इफेक्ट कम हो सके, मतलब जो चीज़ आपने यहाँ की है उसका इफेक्ट यहाँ क्या हो सके, कम हो सके। ठीक, इसी में आप बहुत सारे इफेक्ट पढ़ते हो, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हो, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हो। ठीक, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करें, इस रिएक्शन को अगर हम बोले कि ये एक्सोथर्मिक है, ठीक, आप देखो एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, ठीक, क्या होगा, देखो अगर एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलेगी यहाँ से, हीट यहाँ से निकलेगी, कहाँ से, प्रोडक्ट वाली साइड से। तो आप देखो रिएक्शन में इस तरफ हीट बढ़ रही है, इस तरफ हीट बढ़ रही है, तो इस तरफ हीट ज़्यादा हो रही है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी। आप बोलो जैसे इस तरफ कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस तरफ। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, अगर एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप क्या कर रहे हो, इसको और हीट कर रहे हो। पहले से इसमें हीट है, पहले से इसमें क्या निकल रही है, हीट। आप क्या कर रहे हो, इसको और हीट कर रहे हो, तो पहले से रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ रिएक्शन की हीट इस तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ से रिएक्शन कैसी जाएगी, इस तरफ। ठीक है ना, अगर देखो ना, अगर प्रोडक्ट वाली साइड हीट बढ़ेगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पढ़ा था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, लो टेम्परेचर पे होती है ना। क्यों लो टेम्परेचर पे होती है, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ हीट निकलती है प्रोडक्ट वाली साइड। तो आप देखो, अगर पहले से यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड हीट निकलती है तो आप उल्टा उसको और हीट कर रहे हो, वो तो पहले से ही हीट निकल रही है, उल्टा और हीट कर रहे हो, फिर तो सही नहीं होगा ना। ठीक, तो वो क्या होगा, वो रिएक्शन उल्टी चलेगी ऐसे। अगर आप उसको और हीट करोगे तो हीट कहाँ बढ़ेगी, इस तरफ, तो रिएक्शन क्या चलेगी, उल्टी चलेगी। आपको ये याद रखना है। तो क्या याद रखोगे, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट कहाँ होती है, इस तरफ। तो अगर इस तरफ कुछ हीट को आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उल्टी। तो उल्टी में क्या होगा, C+D से A+B बनेगा। अब आप देखो, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हीट को कहाँ लिखते हैं, यहाँ। हीट कहाँ बढ़ती है, इस जगह बढ़ती है। आप देखो, अगर एंडोथर्मिक है, हीट इस जगह बढ़ रही है, इस जगह कम में इस जगह बढ़ रही है, तो जहाँ बढ़ रही है उससे किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, जहाँ ये हीट कम हो सके, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। देखो ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट यहाँ से बाहर निकलती है। देखो, इसको समझने के लिए आप बस इतना याद रख लो, कि सपोज अगर मैं क्या करूँ, A+B है, यहाँ से क्या बन रहा है, C+D। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सपोज हीट इधर है ना, तो अगर इस तरफ हीट है तो इस तरफ हीट है ही नहीं, तो रिएक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ, क्योंकि रिएक्शन कहाँ आना चाहती है, जहाँ इसका इफेक्ट कम हो सके। इस हीट का इफेक्ट तब ही कम हो सकता है अगर रिएक्शन इस तरफ आएगी, उल्टा। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हीट को किस जगह लिखते हैं, यहाँ, इस जगह हीट लिखते हैं। अगर एंडोथर्मिक है तो इस जगह हीट है, इस जगह हीट है ही नहीं, तो आप अब क्या होगा, ये हीट किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि इस तरफ हीट है ही नहीं, इस तरफ हीट है, तो ये इफेक्ट इस तरफ जाएगा। बस इतना याद रख लो। अगर आपको सही से समझना है ली-चैटली प्रिंसिपल तो आप एक बार इक्विलिब्रियम चैप्टर खोल के देख लो। ठीक, अब आप देखो, यहाँ लिखा है हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ हमने लिख दिया कि हमने इक्विलिब्रियम लेना है, कौन सा, ये वाला। ठीक, ये वाला इक्विलिब्रियम लेना है। तो अब आप 2 पॉइंट इसमें ऐड करो। देखो, बीइंग यहां लिखो, अभी हमने लिखा था ना कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस विल फॉलो ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ये क्या करेगा, ली-चैटलियर प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब आप देखो, 2 पॉइंट सिर्फ मैं लिखूंगा। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, देखो, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द solubility will increase, the solubility will increase
विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और एक और पॉइंट आप ऐड करोगे, इफ द डिसोल्यूशन, यहां लिखो इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक, द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। ये आपको 2 पॉइंट सिर्फ समझने, बस दैट्स इट। अब आप देखो, आपको मैंने बताया था यहां लिखा हुआ है डिसोल्यूशन, पता है ना आपको, डिसोल्यूशन होता है गोलने वाली प्रोसेस। आप देखो जब हम गोलेंगे, अगर इस एरो को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, जब हम गोलेंगे तो 2 हमारे पास चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन में ऐसा होगा, इसको गोलोगे तो यहाँ से हीट निकलेगी, देखो यहाँ से क्या होगी, हीट निकलेगी, सॉल्यूशन प्लस हीट निकलेगी, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन कौन सी है, कौन सी डिसोल्यूशन है, एक्सोथर्मिक। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसको गोलें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो बीकर है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो इसका मतलब हीट उसमें क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। अगर हीट, आप ऐसा सोचो, अगर हीट यहाँ लिखी हुई है रिएक्टेंट के साथ तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक। तो अगर ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन, इसमें ये क्या है, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब इसमें हीट इस्तेमाल हो रही है, तो हीट को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड। तो अगर ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, मतलब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, तो हीट को कहाँ लिखते हैं, यहाँ। तो आप देखो पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या एंडोथर्मिक है। तो आपको पता है, अगर देखो ना, ऐसा तो नहीं ना होता कि सिर्फ एक साल्ट आप किसी सॉल्वेंट में डालोगे, बहुत किस्म के साल्ट, बहुत किस्म के सॉल्वेंट होते हैं। तो कोई साल्ट जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, किसी को जब हम गोलते हैं तो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक। तो आप पहले देखो, सपोज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हम देख रहे हैं कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसॉल्व करने वाला प्रोसेस है, आप क्या कर रहे हो, उसको डिसॉल्व कर रहे हो और वो बीकर ठंडी हो रही है, ठीक। सपोज इसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या हो रही है, कोल्ड हो रही है, ठंडी हो रही है, इसका मतलब हीट उसमें इस्तेमाल हो रही है डिसॉल्व करने में। तो इस केस में रिएक्शन में हीट को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड हीट को लिखते हैं। अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ इस रिएक्शन को देखना आप, ठीक। अब आप मुझे बताओ, ये हमने मान लिया कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ हीट लिख दिया। अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, इस रिएक्शन की हीट को बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसको, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, रिएक्शन को, पूरी बीकर को, सपोज ये जो बीकर है इसको हीट कर रहे हो, ठीक। और प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। आप देखो जब एंडोथर्मिक है तो हीट यूज होगी, है ना, तो जब आप हीट बढ़ाओगे तो यहाँ की हीट बढ़ेगी, ठीक। आप देखो जब यहाँ हीट बढ़ेगी, यहाँ हीट बढ़ेगी तो इस तरफ हीट बढ़ेगी रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन देखो ना, जब आप हीट कर रहे हो तो रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है ना, ठीक है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब हीट इस्तेमाल होगी तो इस जगह हीट बढ़ेगी। आप देखो इस जगह हीट बढ़ेगी तो इस पूरी की जगह हीट को हम बोलेंगे ना, ये रिएक्टेंट साइड हीट बढ़ गई, तो जहाँ बढ़ जाती है तो किस तरफ जाती है, रिएक्शन किस तरफ जाती है, दूसरी तरफ, ठीक। तो आप बोलोगे अब जब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, इस तरफ, ठीक। अब आप देखो जब ये रिएक्शन इस तरफ जा रही है तो और सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गुल रहे हैं और सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। तो आप बोलोगे ना, जब आप क्या करोगे, जब एंडोथर्मिक होगी, मतलब जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने की जो प्रोसेस है, अगर एंडोथर्मिक होगी तो आप क्या कर रहे हो, उल्टा उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाने से रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि हीट कहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, ठीक। तो जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी तो आप बताओ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गुल के क्या बन रहे हैं आगे की तरफ, सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे उसमें और सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन बनेगा, और बनेगा ना, कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गुल के किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। तो जब इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन और बनेगा, जब सॉल्यूशन और बनेगा इसका मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट क्या करेगा, और गुलेगा, तो और गुलेगा सॉल्यूट, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। इस तरफ जा रही हो, सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉल्यूट और गुल रहा है, तो और गुल रहा है सॉल्यूट, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो आप इस पॉइंट को आप देखो, यही लिखा है, क्या लिखा है, इफ द सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, आपको मैंने बताया, हीट यहाँ बढ़ेगी तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी तो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट और डिसॉल्व होगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है एंडोथर्मिक में, ठीक। अब देखो ये हमने समझ लिया एंडोथर्मिक का, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लिख लोगे
उसके बाद आप तैयार करोगे। इसको मैं अभी यहाँ से साफ़ कर देता हूँ, आपने लिखना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से एरो को वैसे कर देता हूँ बड़ा। अब देखो अभी जो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी है, हम अभी जो रिएक्शन है हमारी वो है हीट प्रोडक्ट वाली साइड। अभी रिएक्शन है कौन सी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। आप देखो यहाँ लिखा है, आप खुद सोचो, देखो अगर रिएक्शन क्या होगी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है इस तरफ हीट बढ़ रही है। जब रिएक्शन क्या मतलब डिसोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है अगर ये एक्सोथर्मिक है तो आप क्या करोगे, इसको डिसॉल्व करोगे तो हीट कहाँ बढ़ रही है, यहाँ, ठीक। तो अब क्या कर रहे हो आप, उल्टा और हीट कर रहे हो। अब क्या होगा, देखो हीट आप करोगे तो हीट रिएक्शन में किस जगह बढ़ेगी, इस जगह बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ तो हीट है ही नहीं, रिएक्शन पहले से एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट के साथ क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। देखो ना, समझने के लिए ऐसे हम समझ सकते हैं ना, ज़्यादा डिटेल आपको समझनी है, आप पहले ली-चाटली प्रिंसिपल समझो। फिर देखो जब यहाँ हीट बढ़ेगी है ना, तो इस तरफ हीट बढ़ रही है तो इस तरफ कम है, तो अब रिएक्शन बताओ किस तरफ आएगी, इस तरफ क्या हो रही, हीट बढ़ रही है। रिएक्शन क्या करेगी, हीट को कम करने की कोशिश करेगी। कम कैसे कर सकती है, ये हीट इस तरफ को मूव करेगी, रिएक्शन पूरी रिएक्शन इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन इस तरफ मूव करेगी उल्टा, तो आप बताओ सोल्यूशन से क्या निकलेगा, सोल्यूशन है जो वो डिसोसिएट होगा, किसमें, सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में डिसोसिएट होगा। तो आप बोलोगे पहले क्या हो रहा था, सोल्यूशन बन रहा था तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, सोल्यूशन बन रहा था तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। अब क्या हो रहा है, अब आप रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, आप हीट कर रहे हो तो रिएक्शन उल्टी साइड जा रही है। अगर रिएक्शन उल्टी साइड जा रही है तो सोल्यूशन में से क्या बाहर आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूशन में से सॉल्यूट बाहर आएगा, ठीक। तो जब देखो सोल्यूशन में से सॉल्यूट बाहर आ रहा है, पहले सपोज 100 ग्राम सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ था, अब आपने क्या किया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, आपने उसको हीट कर दिया। अब क्या होगा, वो सॉल्यूट उससे बाहर आ जाएगा, तो सॉल्यूट बाहर आ गया तो सॉल्यूट कम हो गया, सॉल्यूट कम डिसॉल्व होगा फिर, है ना। और हीट करोगे और सॉल्यूट बाहर आएगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे ना सॉल्यूट बाहर आ रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट रही है, ठीक है। आईटी समझ आ रही है ना आपको। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये रिएक्शन इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, तो इसका मतलब हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी घट रही है। सॉल्युबिलिटी होता ही यही है कि सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक, वही होता है ना। तो यहाँ देखो लिखा है इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, उस टाइम टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। जब एंडोथर्मिक होगी तो यहाँ हीट होगी तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। जब एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन यहाँ से यहाँ आएगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, सॉल्यूट बाहर निकल रहा है मतलब कम डिसॉल्व हो रहा है, तो कम डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वही यहाँ लिखा है कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी टेम्परेचर को बढ़ाने से, और इंक्रीज कैसे होगी, टेम्परेचर को घटाने से, क्योंकि टेम्परेचर को घटाने से रिएक्शन इस तरफ जाएगी। आपको पता है ली-चाटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है, मतलब अगर रिएक्शन को यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर को लो करोगे तो सॉल्यूट ज़्यादा घुलेगा, इस केस में अगर आप टेम्परेचर को हाई करोगे तो सॉल्यूट ज़्यादा घुलेगा। इसका मतलब इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी, और इसमें टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसमें, एक्सोथर्मिक में। तो ये आपको याद रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो इतना करके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुझे लग रहा है मैंने बहुत बार बोल दिया है, ठीक है, वीडियो में इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखो आपको समझ में आना चाहिए, आप थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो। एक और इफेक्ट है जिसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसको मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक, प्रेशर का इफेक्ट। आप मुझे बताओ यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व है। एक तो सॉलिड इन्वॉल्व है, एक लिक्विड इन्वॉल्व है, एक सॉलिड इन्वॉल्व है, एक लिक्विड इन्वॉल्व है। आप मुझे बताओ क्या सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ता है? सॉलिड के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लिक्विड के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो कुछ नहीं होगा। तो आप लिखोगे सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखोगे, यहाँ लिख दो, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। यहाँ लिख सकते हो, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट effect on solubility of solids in liquids, ठीक है। जो सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड समझ में आया होगा। अगर आप देखोगे सही से तो पक्का समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स।
अभी आप देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो पेशेंस जो है ना, पेशेंस, कोई भी चीज़ समझने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि 12th क्लास है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 या 4 मिनट की वीडियो बना दूं आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलना है तो फिर थोड़ा सा लेंथी आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक। अब आप देखो यहाँ लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ठीक। गैसेज इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अभी हम चेक करते हैं। आपको अभी बहुत आसान लगने वाला है। आपने अगर समझ लिया कि सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आप एक पॉइंट में बोलो तो बोलोगे जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वही क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है उसकी। तो आप देखो इसमें लिखा तो वही है। आप एक चीज़ याद रखना, जो गैसेज और जो लिक्विड्स होते हैं इनके केस में हम किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक। और जो सॉलिड्स होते हैं उनके केस में हम बात करते हैं मास की, ठीक, ठीक है, मास की बात करते हैं। अब आप देखो मैंने डेफिनेशन यहां लिख ली है पहले से, तो आप क्या करोगे, इस डेफिनेशन को समझने की ट्राई करो। देखो क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड, मतलब किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। देखो आप अपनी लैंग्वेज में यही देखोगे ना कि जैसे सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी थी, वैसे ही गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कैसे होगी। आप क्या करोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे। तो डिसॉल्व करते जाओगे, उस टाइम तक डिसॉल्व करते जाओगे जब तक वो गैस लिक्विड में घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उस टाइम कैसा सोल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। देखो वही लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड, मतलब किसी भी गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है। ये याद रखना, गैसेज और लिक्विड के केस में क्या लेते हैं, वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब वो क्या होती है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कितनी हो सकती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। आप देखो यहाँ मैं ये भी लिख सकता था, of any gas is solubility of any gas in a liquid is the maximum volume of the gas that can be dissolved in a unit volume of liquid। इतना भी लिख सकते हैं। तो आगे अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि is the volume, देखो the volume of the gas that can dissolve in a unit volume of liquid to form saturated solution लिख रहा हूँ ना, कि कितनी वॉल्यूम किसी गैस की डिसॉल्व होगी लिक्विड में, लिक्विड की एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में, उसके लिए यूनिट यूज़ किया है, ठीक है, सपोज 1, एक पार्टिकुलर के लिए 1 यूज़ किया है। तो उस पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कितनी गैस डिसॉल्व होगी और क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है, जब मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाती है, उसी टाइम तो सैचुरेटेड बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है और क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए। यहाँ लिखा है टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बोलोगे किसी, ऐसा भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम की कोई गैस कितनी लिक्विड में डिसॉल्व होगी उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होती है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी में कर सकते हैं या फिर मोल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, मोलैरिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में तो कर ही सकते हैं हम मोलैरिटी, ठीक है। आपको पता है अगर मैं सॉलिड के केस में करूं तो ग्राम में भी कर सकता हूं, ठीक है, परसेंट में भी कर सकता हूं, ठीक, और मोलैरिटी में भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में बस ऐसा लिख दिया है कि इसको कैसे करते हैं, मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन में इसको क्या करते हैं इसको मतलब मेजर करते हैं सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। आप देखो कंसंट्रेशन के तो बहुत सारे मेथड है ना, कंसंट्रेशन का मोलैरिटी भी है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, बहुत सारे हैं, ठीक। तो किसी में भी हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन इसलिए लगाया है क्योंकि आगे एक साइंटिस्ट ने इसके अकॉर्डिंग एक लॉ दिया था ना, हेनरीज लॉ, तो वहाँ मोलैरिटी यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ मोलैरिटी नहीं, वहाँ मोल फ्रैक्शन यूज़ किया था, तभी मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ हम सॉल्युबिलिटी को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मोल फ्रैक्शन में या फिर किस में, मोलैरिटी में। तो आप याद रखोगे यहाँ मोल फ्रैक्शन में किसको करेंगे, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के केस में। आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। पीछे वाला आपने अगर समझ लिया तो ये आसान है आपके लिए। अब आप देखो यहाँ क्या लिखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वही सेम चीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स।
ठीक, जब गैसेस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। देखो पहला तो वही फैक्टर है जो हमने उधर किया था, क्या था, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या है, सॉल्यूट क्या है गैस और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड, तो आप लिखोगे नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। देखो ये भी आप लिख सकते हो, और सॉल्यूट की जगह यहाँ क्या है गैस, तो गैस लिख सकते हो, एंड सॉल्वेंट की जगह क्या है यहाँ लिक्विड, तो आप लिक्विड लिख सकते हो। ठीक है, इनका नेचर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी को लेके। ठीक है, अगर गैस और लिक्विड का नेचर बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग है, तो उसमें तो गैस सॉल्युबल होगी ही नहीं लिक्विड में। ठीक है ना, तो देखो यहाँ लिखो आप, मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूँ। यहाँ लिखा है नेचर ऑफ गैस एंड द लिक्विड, मतलब ये जो गैस और लिक्विड है इनका नेचर कैसा होना चाहिए, तब जाके वो आपस में एक दूसरे में क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी। ठीक, तो देखो यहाँ लिखो गैसेस लाइक H2O2N2, यहाँ लिख दो H2O2N2 etc etc dissolve in water only to small extent, dissolve in water only to small extent। ठीक है, ये जो गैसेस होती हैं वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होती हैं, वेयर एज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस अमोनिया NH3 etc, ठीक है, आर हाईली सॉल्युबल, ठीक है, ये गैसेस जो होती हैं बहुत हाईली सॉल्युबल होती है, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आप इस पॉइंट को इतना ही रखो, देखो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पिछले में हमने किया था, आप वो भी उठा के लिख सकते हो, पोलर में घुलती है, नॉन पोलर में घुलती है। आप देखो लिखा है गैसेस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो वाटर है जो यहाँ, वाटर का नेचर कैसा होता है, वाटर का नेचर होता है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इनका नेचर होता है पोलर, और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, इनका तो नॉन पोलर नेचर है ना, इनके तो पोल है नहीं, दोनों सेम है, तो ये इसमें तो डिजॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, नॉन पोलर, इसका नेचर है पोलर, तो पोलर में डिजॉल्व होती है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होती है। तभी यहाँ लिखा है कि जैसे ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन etc जो गैसेज हैं ये पानी में बहुत कम डिजॉल्व होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 ये जो गैसेज होती हैं ये हाईली सॉल्युबल होती हैं। कहाँ? वाटर में। आपको पता है इसके ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज कुछ ना कुछ होता है। तो ये किस में डिजॉल्व होती है? वाटर में सही से डिजॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें लिख सकते हो आगे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वही सेम चीज़ जो उसमें था वही लाइक डिजॉल्व्स लाइक है, ये वाला इफेक्ट, कि अगर केमिकल सिमिलैरिटी होगी किसमें, गैस और लिक्विड के बीच में केमिकल सिमिलैरिटी होगी, मतलब दोनों अगर पोलर होंगे या फिर दोनों नॉन पोलर होंगे, तो तब क्या होगी, डिजॉल्व होगी गैस लिक्विड में। ये आप देख लेना पॉइंट, ठीक। आप इस पॉइंट में वही जो उसमें ऐड लिखा था ना पहले, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वही पॉइंट उठा के वहाँ से लिख सकते हो कि यहाँ क्या होना चाहिए, गैस और लिक्विड के बीच में केमिकल सिमिलैरिटी होनी चाहिए। हम ये भी बोल सकते हैं कि पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, हम लाइक डिजॉल्व लाइक भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट में आप इतना लिखोगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखते हैं, ठीक। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना, आपको अगर बोल दिया जाए कि आपके पास सपोज ये गैस है कोई, ठीक, कोई गैस है, आप ऐसे समझो, सपोज यहाँ गैस नहीं, सपोज यहाँ क्या है, वाटर है, और वाटर में आप क्या कर रहे हो, कोई गैस डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक, कोई गैस वाटर में आप डिजॉल्व कर रहे हो। तो अब आपको बोला जाए आप क्या करो, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इसको हीट कर दो। आप बोलोगे हीट करने से तो गैस उड़ जाएगी, बोलोगे ना, है ना। हीट करने से हमेशा क्या हो जाती है, गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है। आप देखो हीट करने से गैस उड़ जाएगी तो और तो कुछ होने वाला नहीं। अगर गैस को डिजॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को डाउन रखोगे। तो आप क्या बोलोगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है, आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ाने से
गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो अगर गैस बाहर निकल गई तो गैस तो चली गई पानी में से, तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना गैस की। तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो यहाँ वही आपको लिखना है आपको कि द solubility of a gas decreases with increase in टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, बिकॉज ऑन हीटिंग, ठीक है। हीट करने पे क्या होता है, यूजुअली गैस एक्सपेल्स आउट। हीट करने पे गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अगर आप हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। आप एक चीज देखो, वो जो हमने लिखी थी ना रिएक्शन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां से क्या बना था, सॉल्यूशन, ठीक है। यही तो यहां भी हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है। इस केस में भी यही इक्वेशन लगती है। कैसे लगती है, आप देखो इस केस में सॉल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो बन क्या रहा है, सॉल्यूशन, यही तो बन रहा है। अब आप देखो, मैं यहां अगर आपको समझाने की ट्राई करूं, सपोज मैं बोलूं, सपोज क्या है, यहां हमारे पास क्या था, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड था, मैं बोल देता हूं यहां सॉलिड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। आप देखो यहां से वेपर बनेंगे, इसके वेपर बनेंगे, ठीक। तो आप बताओ, जब वेपर बनेंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, जब वेपर बनेंगे तो क्या आसपास से ये हीट को एब्जॉर्ब करके बनेंगे, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। आसपास की जो हीट होगी कुछ ना कुछ 25-26 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर ही जो होता है, वही हीट एब्जॉर्ब करके ये कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर बनेंगे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, इतना समझ में आया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर कैसे बनेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करके। अब आप देखो, आप क्या कर रहे हो, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर को उठा के किस में डिजॉल्व कर रहे हो, लिक्विड में, ठीक, लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो। आप देखो, आपने ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर है, ये कैसे बने, ये बने हीट को एब्जॉर्ब करके, मतलब इनके पास हीट एनर्जी है, हीट एब्जॉर्ब करके ये बने। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वेपर को दोबारा से सॉलिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये जो हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, कब, जब ये वेपर बने थे, क्या अगर मैं इनको वापस से क्या करूं, सॉलिड बनाऊं, वापस से सॉलिड बनाऊं, तो वो हीट क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, लॉस करेंगे, तभी तो वो सॉलिड बनेंगे, ठीक। आई समझ आपको, है ना, ठीक। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर यहाँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, सपोज सॉलिड है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसके वेपर बना रहे हैं। तो वेपर बनाने के लिए ये क्या करेंगे, आसपास से कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तब जाके वेपर बनेंगे। देखो ना, ऐसे तो कोई चीज़ वेपर नहीं बनती है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, तभी वेपर बनती है। अब देखो, अगर मैंने क्या करना है, इस वेपर को फिर से दोबारा यहाँ डालना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सॉलिड बना के डालना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप बोलोगे, अब जब ये फिर से दोबारा सॉलिड बनेगा, तो जो हीट इसने यहाँ से यहाँ जाते टाइम क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, ये वाली हीट, वो क्या करेगा, आप लॉस करेगा, ठीक है। अब देखो, कोई और गैस अगर मैं ले लूँ, सपोज कोई भी गैस ले लूँ, देखो उसके हमारे पास क्या होंगे, जब हम गैस लेंगे ना, तो गैस ऐसी होगी ना, ऊपर उड़ती हुई, मतलब उसकी वेपर टाइप होगी, ऐसे उड़ती हुई गैस होगी। तो उड़ती हुई गैस को अगर आप उठा के लिक्विड के बीच में डालोगे, ठीक है, ये लिक्विड है, इसके बीच में डालोगे, तो आप क्या बोलोगे, ये जो उड़ती हुई गैस है, ये क्या करेगी, हीट को लॉस करेगी, हीट को लॉस करेगी, तभी तो ये यहाँ लिक्विड के साथ मिल पाएगी, ठीक है। हीट को लॉस करेगी ना, क्योंकि देखो ना, उड़ती हुई जो चीज़ है, ये उड़ती हुई, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर आप उसको उठा के लिक्विड में डाल रहे हो, तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ हीट लॉस करेगी, तभी इस लिक्विड में घुल पाएगी, ठीक। आप बताओ, अगर ये हीट को लॉस करेगी, है ना, तो क्या ये जो प्रोसेस है, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करना, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि नहीं, है ना, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि आपको पता है, जो गैस के पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स कैसे उड़ते हैं, वो ऐसे उड़ते हैं, उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, हीट। अगर आप उनको दोबारा किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करोगे, तो उनकी वो एनर्जी लॉस होगी ना वहाँ जाके, तभी जाके वो लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे। अगर एनर्जी लॉस ना होगी, तो वो जैसा आप लिक्विड में डालोगे वैसा ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी है। तो आप देखो, जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, तो गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। तो एनर्जी लॉस करते हैं, तो हम बोलेंगे ना कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड कौन सी प्रोसेस है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आपको पता है, आप बोलोगे ये जो हमने यहाँ लिखा है ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, है ना। मतलब इस केस में यहाँ से हीट क्या आती है, बाहर आती है। किसकी बात कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करके उसकी बात कर रहे हैं। आप देखो अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से, ठीक। तो अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आप क्या कर रहे हो, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। बताओ, वही पीछे वाली कंडीशन लग जाएगी जो सॉलिड इन लिक्विड में लगी थी। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो हीट कहाँ बढ़ेगी, इस तरफ, तो इस तरफ बढ़ेगी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस तरफ, तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी, तो सोल्यूशन में से क्या निकलेगा, सॉल्यूट निकलेगा। तो सॉल्यूट निकलेगा तो मतलब सोल्यूशन में से गैस निकल जाएगी, सॉल्यूट तो गैस है ना, सोल्यूशन में से गैस निकल जाएगी, तो गैस निकल गई तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो वही तो लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक। क्यों, क्योंकि हीटिंग करने पे गैस क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। बाहर क्यों आती है, क्योंकि ये प्रोसेस लगता है वहाँ, ठीक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस गैस का जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब हीट यहाँ है तो उल्टा आप और हीट बढ़ा रहे हो, हीट यहाँ और बढ़ेगी तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी, तो सॉल्यूट बाहर आ जाएगा। सॉल्यूट मतलब गैस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंडीशंस समझ नहीं आई तो आप एक बार फिर वीडियो देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप सीधा ये पॉइंट लिख सकते हो कि आपको ऐसे याद रख लो खुद ही, अगर किसी गैस को पानी में डिजोल्व किया उसको हीट करोगे गैस तो उड़ जाएगी, क्योंकि गैस के मालिक को थोड़ी सी एनर्जी तो उड़ जाता है, ठीक है। अब देखो एक रह गया हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, अगर बोर हो गए तो 2 पार्ट में वीडियो को देख लेना, आधी सुबह आधी शाम, ठीक। देखो ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम हेनरीज लॉ देखेंगे। देखो आपसे मैं बोल दूँ अगर कि यहाँ हमारे पास एक बीकर है, इसके बीच में हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक। बीकर में क्या लिक्विड है, आप देखो आप क्या कर रहे हो, इसमें गैस डिजोल्व कर रहे हो, गैस क्या कर रहे हो, इसमें डिजोल्व कर रहे हो। आप मुझे बताओ क्या अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी, कम डिजोल्व होगी। आपको पता है गैसेस जो होती हैं उनके ऊपर प्रेशर कम करता है, ठीक है। अगर सपोज इतने पार्टिकल्स हैं ना गैस के इतने, तो इनको मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये इतनी सी स्पेस में आ जाएंगे सारे, इतनी सी स्पेस में आ जाएंगे। ये वाली स्पेस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक। तो गैसेस के ऊपर प्रेशर कम करता है क्योंकि गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ इस लिक्विड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, गैस डिजोल्व कर रहे हैं, तो ऊपर क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप मुझे बताओ क्या प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। आप बोलोगे प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले आपने थोड़ी सी गैस यहाँ डाली, प्रेशर अप्लाई किया तो ये गैस कहाँ आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। आप क्या करोगे, और गैस डालोगे, फिर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस और नीचे आ जाएगी, होगा ना ऐसा। तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती है, ठीक। तो वही आप लिखोगे यहाँ लिखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, ये ऊपर से मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इस केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, इंक्रीजेस। ये आपको याद रखना इतना बस। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रेशर इफेक्ट करता है गैस के ऊपर, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अभी देखो आगे देखते हैं इसको। आप लिखो यहां दूसरे पॉइंट में, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ऑन लिक्विड was studied by Henry 1803, ठीक है। एंड द रिजल्ट was called Henry's law, ठीक है। देखो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर हमने लिखा है, क्या लिखा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज अगर हम करेंगे
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस मतलब किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से गैस नीचे दब जाएगी, तो और गैस उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे, ये स्टडी किया था हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने 1803 में, ठीक है। और वो जो उसका रिजल्ट आया था उसको अपने नाम से उसने बोल दिया था, क्या बोल दिया था, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ बोला था। अब देखो यही इफेक्ट था ना, प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, उसको डेल्टन ने भी स्टडी किया था, ठीक है। डेल्टन ने भी क्या किया था, उसको स्टडी किया था, ठीक है। तो आप देखो ये लॉ क्या बोलता है। मैं यहां देखो 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन आप क्या करना, जब एग्जाम होगा ना तो आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखो इसको डेल्टन ने भी स्टडी किया था अलग से, हेनरी ने स्टडी किया था। आप देखो एक पॉइंट यहाँ आप देखो ये लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the partial pressure of the gas, proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid, present above the surface of the solution, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है यहां, देखो एक पॉइंट आप और लिखो फिर समझते हैं। देखो डेल्टन ने भी यही बोला था, डेल्टन आल्सो कंक्लूडेड दैट, डेल्टन ने क्या बोला था, इसने भी ये कंक्लूड किया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर, इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल pressure of the gas, ठीक है, above the solution, ठीक। देखो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इनको समझ के हम एक और लिखेंगे डेफिनेशन, वो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। आप देखो ये समझने के लिए तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, अगर समझना है सही से, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देखो क्या बोलोगे कि जो प्रेशर का इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी के ऊपर वो किसने दिया था, हेनरी ने दिया था, और बाद में डेल्टन ने भी उसी को स्टडी किया था। देखो यहाँ हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मैं आपको बताऊं, देखो सपोज मैं इसी बीकर को सीधा करते हैं थोड़ा, ठीक है। आप देखो यहाँ क्या है, लिक्विड है, और यहाँ क्या डिजॉल्व हो रहा है, गैस, और पूरा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक। आप देखो जब क्या होगा, जब ये जो गैस है ये हम लिक्विड में डालेंगे तो गैस की पार्टिकल जो है वो क्या, इसके ऊपर कोई प्रेशर, आपको पता है गैस क्या करती है, गैस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो आप देखो जब गैस के पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर आएंगे तो क्या गैस जो होगी उसकी वजह से यहाँ इसके ऊपर कुछ प्रेशर होगा,
किसके ऊपर, ये जो पूरा सोल्यूशन बन गया ना, देखो ना कुछ गैस कहाँ डिजॉल्व हो गई, इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गई, कुछ गैस इसके ऊपर रह जाएगी, क्या इसकी वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, किसकी वजह से, गैस के पार्टिकल की वजह से, ठीक है। वो प्रेशर जो गैस के पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, देखो ना ये पूरा गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, ये सॉल्यूशन बना है, या फिर आप सिर्फ लिक्विड भी बोल सकते हो। जब आप इसके अंदर गैस डालोगे तो गैस के पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करेगी ना लिक्विड के ऊपर, उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक, पार्शियल प्रेशर, ठीक। जो सिर्फ गैस के मालिक्यूल जो इस लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट करेंगे उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, किसका, गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आप देखो अगर आपको पता है लिक्विड के मालिक्यूल भी कुछ ना कुछ वेपर बन जाते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, कुछ मालिक्यूल लिक्विड के भी क्या करते हैं, वेपर बनते हैं, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर हम लिक्विड का प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों को मिला के लेंगे उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर, ठीक। वो तो टोटल प्रेशर हो गया ना। पार्शियल प्रेशर का मतलब है सिर्फ जो गैस के पार्टिकल इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर या फिर सोल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर मैं बोलूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का आप बोलोगे लिक्विड के जो कुछ पार्टिकल यहाँ से वेपर बने हुए वो प्रेशर जो इसके ऊपर डाल रहे हैं, मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल इसके ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि सोल्यूशन के अंदर किसी एक का जो प्रेशर है, कोई एक कितना प्रेशर डाल रहा है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब आप देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा पार्शियल प्रेशर। देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ से पढ़ो, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, मतलब इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन। मतलब वो जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी कि ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के ऊपर गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सॉल्यूशन के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये किसने बोला था, ये बोला था हेनरी ने। आप अगर एक बार देखो, अभी आपको समझ में आएगा ये, क्योंकि हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है। मतलब जो यहाँ ऊपर आपने क्या किया है, सरफेस के ऊपर जो गैस के पार्टिकल है इनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। तो आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। अभी आप देखोगे, अभी समझोगे, तो बोलोगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ना यहाँ, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। आर्यन समझ, देखो ना ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन के ऊपर यहाँ गैस के पार्टिकल कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये बोल रहा था कि सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इस पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो डेल्टन ने भी यही चीज घुमा के बोली थी। देखो ये दो जो पॉइंट्स है ना ये आपको नहीं लिखने, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने, ये सिर्फ समझने के लिए कि आपको डिटेल समझाई जाए। अभी इसके बाद जो मैं पॉइंट लिखूंगा वो मैंने, ठीक है, वो मैंने वहां से आपको पूरा समझ भी आएगा। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो डेल्टन आल्सो कंक्लूडेड दैट, डेल्टन ने भी यही बोला था, क्या बोला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। वो भी बोला था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, मतलब फंक्शन है का मतलब है किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, सॉल्यूशन है ना इसके ऊपर जो गैस की वजह से पार्शियल प्रेशर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये डेल्टन ने भी बोला था, ठीक। अब आप देखो ये दोनों हेनरी लॉ और डेल्टन लॉ, इनको ऐसे हम इन दोनों को मिला के नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो हेनरी लॉ है ना वो तो ये तो सेम है। इसकी हम एक और फॉर्म देते हैं जो मोस्ट यूज्ड फॉर्म है हेनरी लॉ की, वो हम यहाँ लिखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखो आपको कितना समझ में आने वाला है। इन दो पॉइंट्स को मैं पहले साफ कर देता हूं। देखो इनको मैं साफ कर देता हूं, इसको भी साफ कर देता हूं। एक काम करते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या देखो, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, यहां देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ क्या है, जो वो क्या बोलती है
ठीक है, वो बोलती है हेनरी लॉ, यहां लिख दो, स्टेट्स दैट, बात तो वही है जो पहले लिखी थी, लेकिन अब आप बस थोड़ा सा देख लो। देखो क्या बोलती है कि पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, इन वेपर फेस, गैस इन वेपर फेस, ठीक है, उसको डिनोट किया पी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और आगे ब्रैकेट में लिख दो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, ठीक। अभी देखो हमने क्या किया था, इससे पहले जो दो स्टेटमेंट्स लिखी थी ना, उसमें हमने ये देखा था कि पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर पे, है ना, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इसी में स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि इस केस में सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी करेंगे या फिर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन करेंगे। तो इस केस में ये जो लॉ है ना, हेनरीज लॉ, इस केस में सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। देखो ना, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम, क्योंकि हम बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना 10 किलो गैस पड़ी है, हम बोल सकते हैं कि 100 मोल फ्रैक्शन इसकी गैस की यहाँ है लिक्विड में, ऐसा भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 10 मोलैरिटी वाली जो गैस है, 10 m गैस इसमें पड़ी है, मोलैरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखो ये जो है मेन यूज्ड हमारा लॉ है, हेनरीज लॉ। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये वाला लिखोगे, ठीक, आप सीधा ये वाला लिखना, वो सिर्फ समझाने के लिए था। तो देखो यहाँ लिखा है वही चीज़ है, बस रिपीट की है। इस केस में सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, मोल फ्रैक्शन से। यहाँ लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस। देखो गैस का वेपर फेस की बात हो रही है, मतलब उस टाइम जब गैस ऊपर होगी, उड़ रही होगी, ठीक है, वेपर फेस में, उस टाइम जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बराबर है। देखो अगर वो पार्शियल प्रेशर गैस का यहाँ ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन गैस की ज़्यादा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, रुको कैसे होगा। इसको आप पहले मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफर करो। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया है, पी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो गैस की मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ये वाला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये लिख सकते हैं। तो अब आप देखो इस लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, KH लगा दो और काई लगा दो। देखो यही है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ये है ना। तो इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और क्या लगा दिया, KH, ठीक। अब आप देखो यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं, देखो ये समझ सकते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, अगर ये बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। आप ऐसा बोलो, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब ये है ना, मोल फ्रैक्शन का मतलब है, वो तो एक किस्म की कंसंट्रेशन टर्म है। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब गैस आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा ऐड कर रहे हो। अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब गैस आप ज़्यादा ऐड कर रहे हो। तो ज़्यादा गैस ऐड कर रहे हो तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा गैस ऐड करोगे तो ज़्यादा वेपर यहाँ बनेंगे, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलोगे, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो ना यही लिखा है, मोल फ्रैक्शन अगर आप ज़्यादा ऐड कर रहे हो, मतलब ज़्यादा गैस ऐड कर रहे हो तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके, ज़्यादा प्रेशर दे के गैस को डिजॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब है, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी, है ना। देखो ना, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी, है ना। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन तो कंसंट्रेशन टर्म है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप हाई प्रेशर पे, देखो ये प्रेशर है ना, हाई प्रेशर पे गैस को क्या करोगे, डिजॉल्व करोगे, तो प्रेशर अगर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, यहाँ से ये किसको डिफाइन कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। मोल फ्रैक्शन किसको कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। प्रेशर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप कोई गैस हाई प्रेशर पे इसके बीच में डिजॉल्व कर रहे हो हाई प्रेशर पे, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा भी बोल सकते हो, अगर ऐसा भी बोल सकते हो, इससे बोलते हो तो अगर सॉल्युबिलिटी ये जो है, ये मोल फ्रैक्शन आप अगर मतलब ज़्यादा गैस सॉल्युबल करोगे तो प्रेशर क्या होगा, गैस का इधर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरा कैसे बोल सकते हो, अगर हाई प्रेशर पे गैस को डिजॉल्व करोगे किसी लिक्विड में तो वो उसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
ठीक है, तो यही तो एक्सप्लेन कर रहा है। देखो ना, प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है, ऐसे ही बढ़ती है ना। वो कि कौन एक्सप्लेन कर रहा है, हेनरीज लॉ। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ आ जाता है के एच, तो इसको बोलते हैं, जो के एच है ना, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और के एच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ गैस, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक। अब आप देखो, अगर मैं यहां से क्या करूं, इसको निकालूं, इस काई को निकालूं, यहां से काई को मैंने निकाल दिया, तो आप बोलोगे इज इक्वल टू पी अपॉन के एच आएगा, ठीक है ना, पी अपॉन क्या आएगा, के एच आएगा। अब आप यहां से एक और रिलेशन ऐसे डिराइव कर सकते हो, अगर ये के एच बढ़ेगा, ठीक। अब देखो ये इनवर्स रिलेशन है ना, रुको आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, ऐसा आप कर सकते हो, देखो काई को निकालोगे पी अपॉन के एच आएगा, तो आप यहां लिखोगे एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम प्रेशर को यहां कांस्टेंट कर दें तो क्या काई इज इक्वल टू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच हो जाएगा। देखो ना, इस प्रेशर को हमने कांस्टेंट मान लिया है ना, तो अगर ये कांस्टेंट होगा, देखो जब यहाँ से यहाँ आए थे तो हमने कांस्टेंट लगाया था, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कांस्टेंट क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह अगर हम देखो यहाँ काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, ये किया ना के एच, आप ऐसे लिख दो काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के एच है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या लगेगा, काई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगेगा, पी अपॉन के एच लगेगा, ऐसा होगा ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आप देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, इनवर्स रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो, इसका मतलब है यहां से, इसको साफ करो, देखो यहां से ये मतलब निकलता है, ये मतलब निकलता है कि हायर द वैल्यू ऑफ के एच, जितनी के एच की वैल्यू क्या होगी, ये हाई होगी। अगर के एच की वैल्यू हाई होगी, कि क्या है हेनरीज कांस्टेंट, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी लो होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी लो होगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्युबिलिटी को। हायर द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जितनी के एच की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, उतनी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। यहां से आपको ये समझ में आया। और जितना प्रेशर हाई करके आप डिजॉल्व करोगे गैस, उतनी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा डिजॉल्व होगी, मतलब उतनी गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अभी आप देखो टेक्स्ट बुक पे इसकी एक दो लाइनें और दी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ कुछ एक दो लाइनें टेक्स्ट बुक पे हैं, वो आपको समझ में आएगा। देखो जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, इस पे पेज नंबर 8 पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। एक ये टेबल दिया हुआ है, इससे मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा। क्या वैल्यूज़ लूँगा, देखो एक एक्सपेरिमेंट करके एक टेबल दिया हुआ है। क्या टेबल दिया है हमारे पास है, यहाँ इसको लिख देता हूँ, ठीक। हमारे पास है, यहाँ लिखा है गैस, ठीक है, और यहाँ लिखा है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, और थर्ड रो में हमारे पास लिखा हुआ है के एच वैल्यू, ठीक। तो आप देखो मैं यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहा हूँ। नाइट्रोजन ऐसे करके दिया और ऑक्सीजन ऐसे करके दिया है, ठीक है। इसको हम लेके समझते हैं थोड़ा सा, ये वाला है। आप देखो जो टेम्परेचर है ना, ऊपर दिया हुआ है 293 और नीचे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 293 और नीचे दिया है 303। इधर भी क्या दिया हुआ है 293 और यहाँ दिया हुआ है 303, ऐसे दिया हुआ है टेम्परेचर केल्विन में, ये केल्विन में, ठीक है, ये केल्विन में, ठीक। और यहाँ के एच दिया हुआ है, ठीक है। के एच कैसे दिया हुआ है, के एच की वैल्यू दी है यहाँ 76.48, यहाँ दी है 76.48, ठीक है। और नीचे दी हुआ है 88.48, ठीक है। और उसके नीचे दिया हुआ है यहाँ 34.86 दिया है, और उसके नीचे दिया हुआ है 46.82, ठीक। आप देखो ये जो टेबल है ना, इस टेबल से हमें क्या पता चलता है, इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि देखो जब हम अगर नाइट्रोजन गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, सपोज वाटर में या किसी में भी, ठीक है, सपोज वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, आप देखो जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को 293 से 303 करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
समझ आ रही है आपको? अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं 293 केल्विन से 303 केल्विन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो आप देखो टेम्परेचर को जब हम बढ़ा रहे हैं तो KH की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये देखो क्या हो रही है, KH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, बढ़ रही है ना, 76 से 88 हो रही है, मतलब KH की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब दूसरा देखो ऑक्सीजन का केस, अगर हम ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं सपोज, ठीक, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हुई है, तो जब वाटर में डिजोल्व हुई है तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वाटर का। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, KH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो 34 से 46 आ रही है, ये क्या दिया हुआ है, ये स्टेबल में दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक निकाल के देख सकते हो। और पीछे यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक, यहाँ लिखा हुआ भी है कि क्या होता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे मैं आपको बताऊँगा। देखो आप देखो, जब सपोज ये ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो 293 केल्विन से 303 केल्विन कर रहे हो, तो उस टाइम KH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो आप देखो जब KH की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर आप यहाँ देखो, अगर देखो KH की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये रिलेशन यही शो करता है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये होता है इन्वर्स रिलेशन, ऐसा ही होता है। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आप देखो अगर KH की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो आप ऐसा बोलोगे टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रही है, KH की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है कहाँ देखा हमने, टेबल में, यहाँ किस में दिखाया हुआ है, टेबल में एक्सपेरिमेंट करके कुछ दिखाया हुआ है। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू घट रही है, सॉरी ये गलत लिख दिया ना, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ रही है ना, ये 34 से 46 हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप देखो अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी को क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ये है ना, ये काई है, काई, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, ये डाउन एरो लगाया, घटेगी। आप बोलोगे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो आप मुझे बताओ जैसा जैसा आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे KH की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आप मुझे बताओ, मैं बोलूँ एक्वेटिक लाइफ होती है ना, उसमें एक्वेटिक लाइफ में जो मछलियाँ रहती हैं पानी में, तो आप देखो गर्म पानी के अंदर मछलियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं या फिर ठंडे पानी के अंदर मछलियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। आप देखो मछलियों को भी चाहिए ऑक्सीजन, वो कहाँ होता है, डिजॉल्व किस में होता है, वाटर में। और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है जो वाटर में डिजॉल्व होती है। आप देखो जब क्या होगा, जब गर्मी होगी तो गर्मी होने की वजह से टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से KH की वैल्यू वाटर की क्या हो जाएगी, ये KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आप बताओ KH बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ऑक्सीजन की बात करें अगर, देखो मैं बोलूँ यहाँ ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये जो हमारी क्या है, KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा पानी गर्म होगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। जब KH की वैल्यू बढ़ेगी तो काई का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो आप देखो जैसा जैसा वाटर में KH की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीजन वहाँ से बाहर आता जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसा जैसा KH की वैल्यू बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से। जितनी ज़्यादा गर्म होगी, जितना ज़्यादा गर्म पानी होगा उतना उससे ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो जो मछलियाँ होती हैं वो गर्म पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। क्यों, क्योंकि गर्म पानी में ये प्रोसेस लगता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ती है, तो KH की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी जो ऑक्सीजन की है वाटर में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उनको ऑक्सीजन कम मिलती है। तो ठंडे पानी में क्या होता है, ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो KH की वैल्यू क्या होती है, कम। तो KH की वैल्यू कम, देखो अगर ये KH की वैल्यू कम में तो ये सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा पानी में, तो मछली आराम से रहेंगी। तो ये पॉइंट आप यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड कर दो। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ gases decreases with increase in temperature। टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कर दो यहाँ, गैसेस इन लिक्विड, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। आगे लिख दो, ड्यू टू दिस रीजन, यहाँ में आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको, इसके बाद आप एक लाइन लिखोगे वो आप यहाँ लिख दो, इसके बाद आपने नीचे लिखनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ड्यू टू
दिस रीजन, मतलब इस रीजन से क्या होता है, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल, ठीक है, आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है, rather than warm water, ठीक है, rather than in लिख दो, rather than in warm water। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी गैस से कम हो जाती है, मतलब गैस से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। तो यही रीज़न होता है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा मज़े से रहते हैं, क्योंकि गर्म पानी में उनको क्या होता है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, गर्म पानी गर्म होने की वजह से ये प्रोसेस पूरा लगता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमारे टॉपिक्स तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फैक्टर इफेक्टिंग, सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, तो अब देखो हम देखते हैं कि ये जो हेनरीज लॉ है ना, इसके बेस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं, आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो 2 न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के, उसके बाद हमारी वीडियो खत्म। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये हेनरीज लॉ पे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ लिखा है H2S अ टॉक्सिक गैस, मतलब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, इसकी रोटन एग लाइक स्मेल है। ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज़ 0.195 मोलल। ठीक है, इस गैस की सॉल्युबिलिटी हमें दी है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, कितनी दी है, 0.195 मोलल। तो हमें क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखो हमारे पास हेनरीज लॉ क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू काई, ये था। तो अगर हम यहाँ से KH की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, KH इज इक्वल टू आएगा प्रेशर अपॉन काई। ठीक, तो आप देखो काई होती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं, आपको मैंने पढ़ाया था, प्रेशर का यूनिट होता है। तो KH का यूनिट कैसा होगा, KH का वही यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। और प्रेशर के यूनिट कैसे कैसे होते हैं आपको पता है, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो KH इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रेशर के यूनिट के बराबर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो सकता है, पास्कल हो सकता है, बार हो सकता है, टार हो सकता है, ठीक है, ATM हो सकता है, MM ऑफ HG हो सकता है, ये सारे प्रेशर के यूनिट हो सकते हैं और यही सारे KH के यूनिट भी हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आप देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो यहाँ हम आंसर लिखते हैं फर्स्ट का, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है आपको निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, और आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है किसमें, 0.195 मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी दी है आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना गैसेस के केस में सॉल्युबिलिटी को मोलैलिटी या मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी दी है मोलल में। तो आपको निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ सोल्यूशन में, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू काई, ये होता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये KH निकालना है। तो KH यहाँ लिखो इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन काई। ठीक, अब आप देखो हम क्या करेंगे, यहां पहले आप मुझे बताओ यहाँ प्रेशर कितना होगा। देखो यहाँ दिया है STP, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अगर हम क्या करें, बार में ले लें, अगर प्रेशर को अगर हम बार में ले लें तो होता है 0.987 बार। 0.987 बार प्रेशर कहाँ होता है, STP पे। ठीक है, आप ATM में भी ले सकते हो, 1 ATM प्रेशर होता है STP पे, तो हम ये लेंगे। ठीक है, 0.987 बार प्रेशर होता है किस पे, STP पे। तो आपको पता है कंडीशन STP दी है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ हम प्रेशर कितना लेंगे, प्रेशर लेंगे 0.987, ठीक, डिवाइडेड बाई ये कितना है, बार में। STP पे बार में क्या होता है, प्रेशर होता है। अब आप देखो डिवाइडेड बाई क्या चाहिए हमें, मोलैलिटी चाहिए, सॉरी मोलैलिटी नहीं, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन चाहिए, है ना। तो आप देखो मोल फ्रैक्शन किसकी चाहिए, किसकी मोल फ्रैक्शन चाहिए, जो उसमें डिजॉल्व है गैस उसी की तो चाहिए। और डिजॉल्व गैस कौन सी है, यहाँ H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डिजॉल्व है, तो उसी की चाहिए। अब आप देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S। H2S की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस में दी है, 0.195 मोलल दी है। देखो 0.195 M दी है मोलल। तो इसका मतलब यही है ना, देखो मोलैलिटी यही होता है ना, मोलैलिटी होता है क्या, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई kg ऑफ सॉल्वेंट, kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा होता है। तो आपको पता है 0.195 मोल का मतलब ये है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S किस में डिजॉल्व है, 1 kg सॉल्वेंट में। 1 kg सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आप बताओ क्या मैं 1 kg सॉल्वेंट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे क्या है 0.195 मोल्स ऑफ H2S किस में, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। देखो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है ना, तो आप अभी बोला था ना यहाँ वाटर में डिजॉल्व है, तो यहाँ से देखो जो मोलैलिटी हमें दी थी ना 0.195, वहाँ से हमें पता चल गया कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S किस में, यहाँ 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आप देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल सकती है, निकल सकती है। किसकी मोल फ्रैक्शन, किसकी मोल फ्रैक्शन निकलेगी, देखो काई H2S मोल फ्रैक्शन निकल सकती है। आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। देखो ना दूसरा यहाँ क्या है, वाटर है। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन अगर आपने पढ़ी है तो यही होती है, मोल्स जिसके निकालने वो डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल यहाँ क्या है, एक H2S एक H2 है। आपको पता है यहाँ इसके मोल तो हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 0.195 हमें पता चल गया, डिवाइडेड बाई, आप एक काम करना, इस केस में आप क्या कर सकते हो, हाँ ऐसे ही करोगे, यहाँ NH2S है ना, तो यहाँ लिख दो इसके मोल्स कितने दिए हुए 0.195 डिवाइडेड बाई, इधर वही लिखना है इसी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। तो क्या लिखोगे 0.195 प्लस यहाँ लिखने हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं, वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वाटर का मास है, डिवाइडेड बाई मोल का यही तो फार्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास होता है H2O, वाटर का मोलर मास कितना होता है 16 ऑक्सीजन प्लस 2, तो 18 होता है इसका मोलर मास, 18 ग्राम पर मोल ये होता है। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल, इसको 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से निकल जाएंगे क्या हमारे वाटर के मोल्स, और वो आते हैं हमारे पास यहाँ 55.56, यहाँ से मिलते हैं हमें 55.56। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ये आती है हमारे पास यहाँ 0.0035, यहाँ से सॉल्व करके आती है 0.0035 की आ गई मोल फ्रैक्शन। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये आ गई, तो अब क्या करोगे 0.987, ठीक है, STP पे जो टेम्परेचर था वो ये वाला, डिवाइडेड बाई 0.0035 ये आ गया। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 282, और प्रेशर को हमने किस में लिया था, बार में, तो इसकी वैल्यू भी किस में आएगी, बार में, 282 बार ये आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 282 बार यहाँ से हमारा आ जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसी में ही हम सॉल्व कर देते हैं। आंसर 2 क्या पूछा हुआ है, देखो क्या बोला है यहाँ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर का कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल में दिया है यहाँ, ठीक है। और निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM प्रेशर। 2.5 ATM प्रेशर पे जब पैक किया है तो उस टाइम हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ वाटर। तो आप देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है यहाँ KH कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल ये दिया है, और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ हमारे पास P भी दिया है, P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2.5 ATM। मैंने अभी बोला था ना प्रेशर के यूनिट होते हैं पास्कल ATM। आप देखो यहाँ एक पास्कल में एक ATM में, तो आप पहले क्या करोगे ATM को पास्कल में कन्वर्ट करोगे, ठीक, या पास्कल को ATM में कन्वर्ट करो या ATM को पास्कल में कन्वर्ट करो। देखो अगर हम ATM को पास्कल में कन्वर्ट करें तो 1.01325, इस ATM को 1.01325 इंटू 10⁵ 5 इससे पास्कल से क्या करना पड़ता है, यहाँ इसको मल्टीपल करना पड़ता है। मतलब 2.5 ATM है ना, इसको हम अगर 1.01325 इंटू 10⁵ इससे मल्टीपल करेंगे इस नंबर से, तो ये पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आएगा हमारा कितना 2.533125, 2.533125 आप मल्टीपल करके देख लेना इंटू 10⁻, आएगा हमारा 5 पास्कल। आप देखो जो हमें प्रेशर दिया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया था उसको भी किस में, वो पहले से ही पास्कल में। अब आप क्या करोगे,
आपको पता है फार्मूला, क्वांटिटी निकालनी है आपको 500 ml में। तो पहले आप क्या करो, पहले आप ये करो, ये सोडा वाटर है, ठीक है, ये एक चीज वाटर है, एक चीज क्या है, वाटर है। सोडा वाटर का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, वो ये ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर का मतलब है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, ठीक। वो चीज़ है यहाँ। आप देखो इसमें क्या है, सोल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक। और सोल्यूशन पूरा जो उसको बोल दिया सोडा वाटर। आप देखो यहाँ क्या करोगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH होता है, ये होता है KH नहीं, सॉरी, ये P इज इक्वल टू KH इंटू काई होता है, ठीक है, ये होता है। तो आपको पता है हमें क्या निकालना है, हमारे पास प्रेशर भी है, ये भी है, हमें निकालना है पहले काई। तो आप क्या करोगे, काई निकालोगे, काई इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन KH, ये होता है, ठीक। और काई क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन, किसकी मोल फ्रैक्शन है काई, देखो ना, ये मोल फ्रैक्शन निकलेगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन निकलेगी। देखो यहाँ से आपको पता है प्रेशर कितना है, यहाँ दिया हुआ है प्रेशर, हमने कितना निकाला था पास्कल में, 2.5333125 इंटू 10⁻5 पास्कल डिवाइडेड बाई हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻8 पास्कल, ये है। तो यहाँ से जो आपको सॉल्व करके आएगा वो आएगा हमारे पास 0.0015152, 0.00152, ये आएगा क्या, मोल फ्रैक्शन निकल के ये आएगी, ठीक। अब आप देखो आप क्या देखोगे, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई ना कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपको पता है ये किसकी मोल फ्रैक्शन आई, हमने किसकी मोल फ्रैक्शन निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है NCO2 डिवाइडेड बाई NCO2 प्लस NH2O, ये होता है कि नहीं। आपको पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मोल फ्रैक्शन है हमारे पास तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, है ना। तो आप देखो यहाँ आप एक चीज़ याद रख लो, आपको पता है ना 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक। और 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना ग्राम हो गया, 500 ग्राम होगा, ये याद रखना। आप देखो हमारे पास यहाँ ये तो है हमारे पास, आप एक काम करो इसको ऐसे लिख लो, काई CO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई इसको छोड़ देते हैं यहाँ, ये जो NCO2 है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बचेगा NH2O, ये बचेगा। अब आप देखो थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। क्या लिखा है, काई CO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई NH2O, ये कर दिया हमने। इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस में ये नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। ये तरीका है सॉल्व करने का। आप देखो काई CO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O कर दिया हमने। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला क्या, ये काई मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल दिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। वो कितना आया हमारे पास, यहाँ देखो कितना आया था 0.00152, इधर आया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकालेंगे, यही तो हमें निकालना है। देखो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था टोटल क्वांटिटी CO2 कितना डिजॉल्व होगा 500 ml वाटर में, ये निकालना था ना। तो कितना डिजॉल्व होगा उसके लिए पहले हम CO2 के मोल्स निकालेंगे। आप देखो यहाँ ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, हम क्या करेंगे, इसको ये निकालना है हमें डिवाइडेड बाई यहाँ वाटर की मोल्स रखने हैं। आपको पता है वाटर की मोल्स निकालने के लिए वाटर की वॉल्यूम कितनी दी थी, यहाँ 500 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 500 ग्राम होता है ना। ये आपको याद रखना है, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 500 ग्राम होता है, ठीक। तो आप देखो वाटर हमारे पास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, तो इसके मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू जो मास दिया है वो वाला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो 18 करके अगर हम वाटर के मोल्स यहाँ से निकालेंगे तो आएंगे 27.78, ये आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 27.78। अब देखो, अब इसको इससे मल्टीपल करोगे, NCO2 कितना निकलेगा, इसको इससे मल्टीपल करोगे, इसको इससे मल्टीपल करोगे ना, ऐसे ही इसको इससे करोगे तभी तो NCO2 निकलेगा। तो यहाँ से निकलेगा हमारा 0.042 मोल्स। ये किसके निकल गए, मोल्स निकल गए NCO2 के, ठीक है।
मतलब NCO2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास निकल गए। अब देखो हमें निकालना यही था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजॉल्व होगा 500 ml में, तो वो हमने निकाल लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स डिजॉल्व होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है मोल का फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो आपको पता है मोल कितने मिल गए हमें 0.042 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है, तो मास लिख दो अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है ना CO2, ये होता है 12 प्लस 16 टू द 32, ये होता है 44, तो ये होता है हमारे पास 44। तो मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू 44 इंटू 0.042 ये आएगा, है ना। इसको मल्टीपल करेंगे ना यहाँ से, तो मास कितना आ जाएगा हमारे पास 1.848, यहाँ से आएगा 1.848 ग्राम। तो इतनी क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की आप डालोगे 500 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था, आप एक बार क्वेश्चन देखो, इसको एक दो बार रिवाइज करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंसेप्ट सारे मैंने क्लियर कर दिए, क्वेश्चंस ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे। इस ऐसे वाले क्वेश्चन में ये NCO2 को इसको निगलेक्ट कर देना, सिर्फ NH2 को लिखना है। मोलैलिटी निकाली थी, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकाली, फिर वहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, तो वो निकाल के हमने इसको मास में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें पता चलेगा इतने ग्राम क्या होगा, डिजॉल्व होगा 500 ml ऑफ वाटर में। तो ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो हम इसको इतना ही रखते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। होप यू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।